कार्तिक और माया की आम जिंदगी चल रही थी। ये वही आम जिंदगी थी जिसे पाने के लिए कार्तिक ने कभी ब्रह्मांड के सर्वोच्च पदों को ठुकरा दिया था और वो पृथ्वी पर एक आम पति बनकर रहने आ गया था। उनके बीच प्यार था, तकरार था, रूमानी मौके थे और जोश से भरी बिंदास रातें थीं। दोनों का दिल चाहता था कि ये चमकीले दिन कभी ना बीते। इस बीच जब एक दूसरे में खोए प्रेमियों के जीवन में सपनीला वक्त चल रहा था, कार्तिक को अचानक एक दिन एक मैसेज मिला जिसे गौतम वागले ने भेजा था। इसे देखकर कार्तिक ने तुरंत इतना जान लिया था कि ये बहुत बड़ी परेशानी के बारे में एक खतरे की घंटी है। अब उसे किसी बड़े और विचित्र काम के लिए तैयार होना था, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। ये वैसी ही हालत थी जैसे आराम से चलती जिंदगी के बीच किसी सैनिक को युद्ध का बुलावा आया हो और उसके पास तैयार होने के अलावा और कोई रास्ता ना हो। इसलिए वो अब जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसे माया से फिर दूर होना पड़ेगा, ये सोचकर उसका मन महसूस कर रह गया। जब वो 3000 साल का अपना ब्रह्मांड का राज छोड़कर माया को ढूंढते हुए यहां आया था, तो उसे दुनिया की फिक्र नहीं थी। उसे सिर्फ माया के पास आना था। लेकिन हालात अब इतने बदल चुके थे कि जिसके लिए उसने ब्रह्मांड की शक्ति और अमर लोक के पद छोड़ दिए थे, उसी के करीब रह पाने का आनंद उसे मिल नहीं पा रहा था। क्योंकि कहते हैं कि बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी तो आती हैं। कितने दिनों के लिए जाना होगा तुम्हें? माया ने प्यार से कार्तिक के गाल पर हाथ रखते हुए पूछा। दक्षिणी आकाश में सिंह वंश का सालाना मुकाबला होने वाला है। गौतम वागले ने मुझसे कहा है कि मैं दक्षिणी आकाश के खिलाड़ियों को सिखाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लूं। इसमें शायद कोई 15 दिन का वक्त लग जाएगा। कार्तिक ने बुझे मन से कहा। दक्षिणी आकाश में हर साल यह मुकाबला होता था, जिसमें उनके सबसे अच्छे लड़ाकों की क्षमता का आकलन करना होता था और जो लड़ाके इस मुकाबले में चुने जाते थे वे सबसे बेहतर हुआ करते थे। वे आधार स्तर यानी फाउंडेशन के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होते थे और भले ही वे आधार स्तर के खिलाड़ी थे, पर इसकी वजह यह भी थी कि वे सब 30 साल से छोटे हुआ करते थे। पृथ्वी लोक के हिसाब से देखें तो वे बहुत ही सक्षम लड़ाके हुआ करते थे। अब अगर गौतम वागले ने कार्तिक से कहा है कि वो अगले लड़ाकों को सिखाने की जिम्मेदारी ले ले, तो इसका अर्थ था कि उन्हें बहुत जल्द इन लड़ाकों की जरूरत किसी बड़े काम के लिए पड़ने वाली है। कार्तिक को कुछ अंदाजा था कि यह काम किस तरह का हो सकता है, इसलिए उसे पता था कि यह सिर्फ 15 दिन की बात ही नहीं है। इस बात के पीछे किसी बड़े उद्देश्य का राज छिपा है जिसे भांप सकना ही कार्तिक को परेशान कर रहा था। निश्चित ही वागले की इच्छा थी कि अगली पांत के लड़ाकों को बहुत जल्दी से सबसे बेहतर तरीके से तैयार किया जा सके। लेकिन यहां कार्तिक को उसका सामान बांधने में मदद करती हुई माया का मन उसे जाने देने का बिल्कुल भी नहीं था। कार्तिक के साथ बिताए पिछले दिनों के असर से कार्तिक की खुशबू उसके शरीर के रोम रोम से फूटती रहती थी। वो जहां भी रहती, जो भी काम करती, हर वक्त उसे कार्तिक के अपने शरीर के आसपास होने का एहसास रहता था। और ये एहसास जहां एक ओर प्यार से भरी सुरक्षा और साथी का एहसास था, वहीं दूसरी ओर इसमें वो मादक मदहोशी भी थी जो किसी नशे की तरह उसे आनंद की एक हिलोर में बनाए रखती थी। वो जितनी अपनी आत्मा से कार्तिक से प्रेम करती थी, उतना ही उसके शरीर का हर पोर भी करता था, जिसके हर हिस्से को कार्तिक से जुड़े रहने की आदत लगी हुई थी। जब से वो कार्तिक से मिली थी, अब उन्हें एक दूसरे से दूर रहना असंभव हो गया था। वे तब से इतने दिन दूर रहे ही कहां थे। जैसे ही वहां पहुंचो तो मुझे फोन करना या फिर वीडियो कॉल करना, ठीक है? माया ने उसके सीने में समाते हुए
उसके होंठों पर होंठ रखते हुए कहा। वो कार्तिक को एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं जाने देना चाहती थी, लेकिन कार्तिक आखिर सिंह वंश के लोगों का मेहमान था। उन लोगों ने उसकी बहुत मदद की थी और ऐसे वक्त पर अगर उसे सूर्य वंश के लोगों ने बुलाया था तो उन्हें मना करना एक तरह की एहसान फरामोशी होती, जो करना कार्तिक के स्वभाव में नहीं था। इसलिए इस वक्त उसका जाना जरूरी भी था और एक तरह से ये उसके लिए अपने साथ की गई भलाई का भलाई से जवाब देने का काम भी था। लेकिन उससे क्या आशाएं रखते थे सिंह वंश के लोग? कार्तिक ने माया के सुर्ख होंठों पर रखे हुए अपने होंठों को थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए उसे अपनी बाहों में जकड़ा। दोनों के शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे की सांसों की गर्मी, दिल की धड़कन और सर से पैर तक बहती रोमानी भावनाओं में उबलते हुए जैसे एक हो जाने की उत्तेजना में सराबोर होने लगे थे। माया कार्तिक को अपने आगोश में इसी तरह जकड़कर समा लेना चाहती थी और कार्तिक अपने आप को माया की कोमल बाहों की शोख गर्मी में पिघलाने को आतुर था। लेकिन उसे खुद को संभाल कर माया को कहना पड़ा, चिंता मत करो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। इस बीच अपना ख्याल रखना, ठीक है? माया बेमन से कार्तिक को जाने नहीं दे रही थी। उसकी नजर में अभी ये नहीं आया था कि कार्तिक के सर पर ब्रह्मांड के प्रति कितनी बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। इसके बाद कार्तिक माया की ओर देखते हुए उस रास्ते चल पड़ा। जल्द ही सफर समाप्त करके वो सिंह वंश के लोगों से मिला, जिसमें पहली मुलाकात गौतम वागले से ही हुई। एक बार कार्तिक और गौतम वागले मिले तो बस सीधे मुद्दे की बात पर आ गए। वे दक्षिणी आकाश के सिंह वंशियों के मुख्यालय जा रहे थे। उनका सफर एक आलीशान कार में चल रहा था और यह शाम का वक्त था जब सूरज डूबने से ठीक पहले की लालिमा आसमान में छा रही थी। कार्तिक, मैं अब आपको दक्षिणी हिस्से में सिंह वंश यानी हमारे लाइन ग्रुप की शक्ति के विस्तार के बारे में बताता हूं। गौतम वागले ने कहा, सिंह वंश के नाम पर इस दक्षिणी आकाश में दो हिस्से हैं। एक है सिंह शाखा जो मुख्य लड़ाई के लिए जिम्मेदार है और दूसरी है गिद्ध शाखा जो कि हमले का काम किया करते हैं। ये दोनों टीम एक दूसरे से हमेशा मुकाबला करके अपनी ताकत को मजबूत करती रहती हैं। वैसे दोनों शाखाओं की शक्ति लगभग बराबर ही है। जो भी लोग चुने जाएंगे वे सिंह वंश के इस दक्षिणी आकाशीय क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली लड़ाके होंगे। ये सारे लड़ाके आधार स्तर के लड़ाके होंगे जिनकी उम्र 30 से कम होगी। इतनी शक्ति के साथ अगर ये लोग पृथ्वीलोक में होते तो इन्हें सर्वोच्च ही कहा जाता। कार्तिक ने गौतम वागले से यह जानकारी लेकर अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा ली। वो सिंह वंश को तैयार करने में रुचि रखता था और यही उसका यहां काम था। कम उम्र के ये लड़ाके अक्सर घमंडी और कभी कभी बदतमीज भी होते हैं। कार्तिक, आपकी उम्र उनसे कुछ कम ही होगी। मुझे लगता है उन्हें यह स्वीकार करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन उन्हें इस बात को समझना चाहिए। इसलिए मेरी विनती है कि आप उन्हें अपनी शक्ति का एक नजारा देखने का मौका दें ताकि उन्हें समझ आ सके कि अभी उन्हें कितना कुछ सीखना और मजबूत बनने की जरूरत है। गौतम वागले ने हल्की हंसी के साथ कहा, वैसे मेरे पास उन्हें 15 दिन में कुछ सिखाने के तरीके हैं, लेकिन आखिरकार तो ये उनकी लगन पर ही है कि वे इसे कितनी अच्छी तरह सीख पाते हैं। कहकर कार्तिक कार से उतर गया। उसका स्वागत करने वहां खुद सिंह वंश के अध्यक्ष बलराज सिंह आए हुए थे। स्वागत है आचार्य कार्तिक। बलराज सिंह ने कार्तिक का सर झुकाकर अभिवादन करते हुए कहा। कार्तिक ने भी अभिवादन किया। ये उसके काम का हिस्सा था क्योंकि अब वो सिंह वंश की शाखा का शिक्षक था। आचार्य कार्तिक, मैं सिंह वंश के लड़ाकों की जिम्मेदारी आपके हाथों में सौंपना चाहता हूं, कार में से गौतम वागले ने कहा और फिर उसकी कार आगे चल दी। स्वागत है आचार्य कार्तिक। बलराज ने हाथ से उसका सामान लिया और वे आगे बढ़े। कार्तिक ने कहा, सिंह शाखा के सभी लोगों को इकट्ठा होने को बोलिए। बलराज ने ऐसा ही किया
और सिंह शाखा के सारे लोगों को एक साथ बुला लिया। अब बलराज को मिलाकर वहां कुल 5 लोग थे। ये थे नरेंद्र, जितेंद्र, धर्मेंद्र और बलभद्र। फिलहाल वे 4 नौजवान अपनी आंखों में कार्तिक के लिए हंसी लिए हुए उसकी ताकत को मापने में लगे हुए थे। उन्होंने काफी वक्त से सुन रखा था कि ऊपर से उनके लिए कोई खास शिक्षक भेजा जाएगा, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो उम्र में उनसे भी छोटा होगा। ये आचार्य हो सकता है, वे बस यही सोच रहे थे। अध्यक्ष महोदय को नमन। महोदय, कृपया बताएं कि हमारे शिक्षक कहां मिलेंगे? जितेंद्र ने पूरी जोर से गंभीर आवाज में पूछा। बलराज ने कार्तिक की ओर इशारा करते हुए कहा, महोदय, कार्तिक हमारे शिक्षक हैं। ये तुम लोगों को लड़ाई के सबसे अच्छे पैंतरे सिखाएंगे। ये शिक्षक हमें 15 दिन में कुछ सिखा सकेंगे? जितेंद्र ने उपहास के साथ कहा। बलराज ने जितेंद्र के बदतमीज तरीकों को रोका नहीं, क्योंकि उसे पता था कि कार्तिक को इन लड़ाकों के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए एक सही मौका ऐसे ही मिलेगा। उसे उनका शिक्षक होना है, तो वो उन्हें ये बात उन्हें सबक सिखाकर ही साबित करेगा। महोदय, क्या ये सचमुच हमारा शिक्षक है? नरेंद्र और बाकी सब ने गुस्से के साथ अपनी असहमति प्रकट की। स्वाभाविक है कि उनकी नजर में कार्तिक की कोई खास औकात नहीं थी। आचार्य कार्तिक, इन्हें माफ कीजिए, ये नहीं जानते ये क्या कह रहे हैं। ये लोग अभी सीखने के लिए बहुत कच्चे हैं, और इस तरह के आधे अधूरे दिमाग में किस तरह का घमंड आ जाता है वो तो आप जानते ही हैं। यही वजह है कि ये लोग कुछ ज्यादा ही बदतमीज हैं। बलराज ने कार्तिक के चेहरे पर भाव पढ़ते हुए उसे कहा। अब अगर कार्तिक पीछे हटता तो उसे कमजोर समझा जाता, लेकिन कार्तिक ने उनके शब्दों का कोई जवाब नहीं दिया और उसके चेहरे पर एक शांति बनी रही, जिसकी उम्मीद बलराज ने भी नहीं की थी। कार्तिक ने उसी शांति के साथ कहा, मुझे आप लोगों को सिखाने का काम मिला है। अगर आप 15 दिन तक पूरी लगन के साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे तो आपकी ताकत अभी से कई गुना हो जाएगी, लेकिन ये आपकी लगन पर निर्भर करता है। चारों बेपरवाह नजर आए। हंसी उड़ाते हुए बलभद्र आगे आकर बोला, आचार्य जी, आपसे एक बात पूछनी है। आप क्या हमको ऐसे बातों बातों में ही सब कुछ सिखा देंगे क्या? क्यों, क्या सीखने से पहले उसके बारे में जानने की आदत नहीं है? नहीं तो, बलभद्र ने बदतमीजी से जवाब दिया। कार्तिक ने उसकी ओर इशारा किया। तुम आगे आओ जरा। बलभद्र ठीठता के साथ आगे आया। तुम्हारी शक्ल पर लिखा है कि तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हें कुछ सिखा सकता हूं, है ना? कार्तिक ने कहा। सब चुपचाप कार्तिक की ओर देखते रहे। कार्तिक ने बलभद्र की ओर देखा और कहा, तुम्हें एक मौका देता हूं। मैं जहां खड़ा हूं वहां से मेरा पैर हटा दो तो मैं अपनी हार मानकर तुम्हें सिखाने का इरादा छोड़ दूंगा। इसी के साथ कार्तिक ने अपना पैर आगे बढ़ाया और अंगद की तरह एक जगह जमा दिया। उसने चारों की ओर एक नजर डाली जो उन्हें अपनी शक्ति परखने का न्योता दे रही थी। क्या कार्तिक की शक्ति को समझेंगे ये नौजवान? क्या वे बदतमीज नौजवान बन सकेंगे अच्छे सैनिक? क्या इन लोगों के साथ किसी बड़े मिशन की तैयारी में हैं सिंह वंश? जानने के लिए सुनिए कैप्टन कार्तिक की कहानी में आगे क्या होता है।